नमस्ते और सदा रहे सारे बच्चे हंसते। प्यारे बच्चों, लेक्चर 13 है। प्रिपरेशन हो चुका है, प्रॉपर्टीज चल रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में हम पढ़ने जा रहे हैं कंबशन ऑफ एल्केन्स। उसमें क्या है कि हम अल्केन को बेसिकली हीट करवाने जा रहे हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसके साथ हमें एनर्जी रिलीज होती है। जो भी प्रोडक्ट मिलता है CO2 और H2O, उसके साथ एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी रिलीज होना को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये बात तो समझ में आ गई। अब एक खास बात यहां समझने लायक है, इस कंबशन का जो ब्यूटी है, जितना एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी प्रोडक्ट उतना स्टेबल होगा। यानी कि रिएक्टेंट जो है उतना कम स्टेबल था। ध्यान से सुनिए फिर से, अगर एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है। इसका मतलब रिएक्टेंट जो है उतना स्टेबल नहीं था। क्लियर? तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट स्टेबल होगा एनर्जी कम रिलीज होगी, जितना स्टेबल रिएक्टेंट कम होगा एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। फिर से बताता हूं, फिर से सुनिए, कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनिए। ज्यादा एनर्जी रिलीज होने का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। ओके, तो प्रोडक्ट तो CO2 और H2O बनेगा। अब बात उठती है, इससे हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि जो रिएक्टेंट जो आपने लिया था वो अगर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो जो है ना लेस स्टेबल था। यानी कि प्रोडक्ट जो है तुरंत बना और बहुत सारा हीट रिलीज हुआ। अगर रिएक्टेंट बहुत ही स्टेबल है तो प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट में क्यों टर्न होगा जब वो स्टेबल है तो इसीलिए उस समय एनर्जी जो है एक्सोथर्मिक एनर्जी जो है कम रिलीज होती है। इसका यूज करने जा रहा हूं एक क्वेश्चन में, इसलिए पहले बताया। प्यारे बच्चों, कंबशन ऑफ एल्केन चलते हैं। हीटिंग an alkane in oxygen atmosphere is called combustion, which is exothermic। ठीक है, RH अल्केन ले लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो X CO2 और Y H2O मिलेगा और हीट रिलीज होगा। ठीक है, ये ही हीट जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस बताता है। इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑफ कोर्स है, ऑक्सीजन से अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, देखिए ये R है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कंबशन को आप ऑक्सीडेशन भी बोलेंगे तो चलता है। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस का चलता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने जनरल फॉर्मूला ले लिया है प्यारे बच्चों, जनरल फॉर्मूला ले लिया सो दैट कि आपको रिएक्शन बैलेंस करने में इजी रहे। तो अगर मान लिया, अभी तो CH4 लिया था, अभी CnH2n+1 ले लिया, आप जिस तरह का भी अल्केन लेना चाहे ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ हीट किया, हमें CO2 मिला और H2O मिला, लेकिन कितना कौन कितना मोल मिलेगा वो N के हिसाब से मैंने सबको अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको अपने ध्यान में रखिएगा। और एक खास बात, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा सबस्ट्रेट जो अल्केन जो लिया गया है वो कितना मोल लिया गया, या कौन सा अल्केन लिया गया है जो 3 मोल ऑफ CO2 एंड 4 मोल ऑफ H2O रिलीज कर रहा है। तो आपको बताना है कि आपने अल्केन कौन सा लिया। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर लेंगे फटाफट। ठीक है ना, क्योंकि ये जब N3 है तो इसका मतलब C3 होगा, और ये अल्केन है तो कितना हो जाएगा, H8 हो जाएगा, C3H8 यानी प्रोपेन ले लेंगे। हीटिंग ऑफ कंबशन कैन बी यूज टू डिराइव अ स्टेबिलिटी ऑर्डर, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। हीटिंग ऑफ कंबशन कैन यूज टू डिराइव स्टेबिलिटी ऑर्डर, यानी कि अल्केन में कौन ज्यादा अल्केन स्टेबल है, कौन अल्केन कम स्टेबल है, ये आपको बता सकता है ये among the compound of same molecular formula। अच्छा, अब मान लीजिए कि जरूरी नहीं है अल्केन, मान लीजिए कि कोई मॉलिकुलर फॉर्मूला लिया, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब है मॉलिकुलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग रहेगा। ठीक है, तो अब अलग अलग तरह के हो गए, जैसे कि फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला अल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड यहां पे है। ठीक है, सेकेंड वाले में नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, काउंट कर लीजिए। ऊपर में कार्बन है 4, नीचे भी कार्बन 4 है, 1 2 3 एंड दिस इज 4। हाइड्रोजन काउंट कर लिए, 3 2 5 5 और 6 6 7 8, 3 3 6 7 8 नीचे देख सकते हैं। थर्ड में भी वही है। सेकेंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है, जो लोग अभी आइसोमर्स नहीं पढ़े हैं उनको बता दूं कि डबल बॉन्ड के अराउंड अगर सेम ग्रुप वाले CH3 या हाइड्रोजन पकड़ लीजिए, कोई भी एक कॉमन रहना चाहिए। अगर वन साइड है तो इसको सिस बोलते हैं, और अगर ये डायगोनल है तो इसको ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। आइसोमरिज्म में आप सीखेंगे इसको, बस यही डिफरेंस है। और फर्स्ट वाला जो है उसका भी फॉर्मूला सेम है।
तो ये इसका हमें कंबसन करवाना है। अब आपसे पूछ दिया कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है, तो अगर जीओसी आपका क्लियर है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास डाटा है, डाटा से आपको बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम ऐसा करते हैं, इसका कंबसन रिएक्शन करवाते हैं, तीनों को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो हमें जो एक्सपेरिमेंटल डाटा मिलता है वो ये मिलता है कि डेल्टा H1 बहुत ज्यादा मिलता है, इंथाल्पी है ये जो हीट रिलीज हो रहा है वो है, डेल्टा H1 बहुत ज्यादा मिल रहा है। यानी कि पहले वाले को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम लोग, ये देखिए, ये फर्स्ट वाले को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम लोग हीट करते हैं तो हमें जो एक्सोथर्मिक एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो सबसे ज्यादा है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में कम है और थर्ड वाले में बहुत कम है। इससे पता लगाना है कि आपका 1, 2, 3 में सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा था। तो प्यारे बच्चों, एक तो छोटी सी बात आपको पहले ही मैंने बता दी थी कि अगर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है, यानी जो रॉ मटेरियल है आपका बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो क्यों चेंज होना चाहेगा, होना ही नहीं चाहेगा। और अगर आपने जानबूझ के चेंज भी कर दिया तो वो ज्यादा स्टेबल है नहीं, तो ज्यादा स्टेबल नहीं है तो एनर्जी कम रिलीज करेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट बहुत स्टेबल मिल जाए तो एनर्जी बहुत रिलीज करेगा। क्यों? एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया कि जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा कोई भी कंपाउंड, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल है ना। जैसे आप मान लीजिए दौड़ते दौड़ते बहुत थक गए, इतना थक गए कि अब ताकत नहीं है, तो आप क्या करते हैं, सो जाते हैं, बैठते भी नहीं है, लेट जाते हैं। और लेटना मतलब क्या हो गया, आपका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होना। देखिए, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ है ये। पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम ये वाले केस में, थर्ड वाले केस में। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका बेसिकली कम हो जाता है। ये जो एक्सोथर्मिक है, ये पोटेंशियल एनर्जी से मैं यहाँ रिलेट कर रहा हूँ। तो आप जब लेट जाते हैं तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बहुत, क्योंकि आप ग्राउंड में पूरी तरह से लेटे हुए, अब आपको कोई गिरा नहीं सकता, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी हम करते हैं कि अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाता है, यानी कि वो बहुत स्टेबल हो जाता है। और जब वो स्टेबल हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट है वो लेस स्टेबल रहा होगा, तभी वो प्रोडक्ट में ट्रांसफर हुआ और बहुत एनर्जी रिलीज हुआ, क्योंकि वो खुश हो गए कि भैया अच्छा प्रोडक्ट बना है। व्हाट? तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला जो ये ट्रांस वाला है ना, ये बहुत स्टेबल है। तो ये वाला जो है क्यों कन्वर्ट होगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहेगा। जस्ट एक एग्जांपल के लिए नहीं खत्म करना चाहेगा, तो एनर्जी भी रिलीज नहीं होगा। तो आप बोल सकते हैं कि अगर हुआ भी तो थोड़ा बहुत रिलीज होगा, ठीक है। उसी तरह फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, अगर ये उतना स्टेबल नहीं है कंपेयर टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उतना स्टेबल नहीं है, तुरंत ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब है बहुत एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट है वो उतना स्टेबल नहीं है सेकंड और थर्ड के कंपैरिजन में। आपको मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबसन इज पॉसिबल इफ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड। अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम ले लेते हैं जितनी चाहिए, तो देखिए क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबसन बोलते हैं। CH4 लिया, देखिए ये 1 मोल है, 2 मोल उसको चाहिए O2, तो मिला CO2 और 2 मोल ऑफ वाटर। अब आपने 2 मोल ऑफ CH4 ले लिया, तो आपको ऑक्सीजन 4 मोल चाहिए ना, 1 का डबल था ऊपर, तो 4 होना चाहिए, लेकिन आपने 3 ही लिया, यानी कम ले लिया। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनने की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब ऐसा करते हैं, फिर से देखिए 1 मोल ऑफ CH4 है तो 2 मोल ऑफ O2 होना चाहिए एज पर द फर्स्ट लाइन, लेकिन 1 ही मोल लिया, इसका मतलब फिर कम लिया, तो ना इस बार कार्बन बनता है। कार्बन, इसको बोलते हैं हम लोग लैम्प ब्लैक, ठीक है, इसको लैम्प ब्लैक बोलते हैं, ठीक है। ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये सेकंड वाला जो केस है, सेकंड वाला और थर्ड वाला जो केस है, ये बेसिकली आपका सेकंड और थर्ड केस, ये इनकम्प्लीट कंबसन का एग्जाम्पल है। अब अगला टॉपिक है पैरालिसिस ऑफ एल्केन्स, आप समझ गए होंगे। और अगर अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा भाई। नमस्ते और सदा रहे आप हंसते।